इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक। ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जब आराम शाह सुल्तान के पद पर विराजमान हुआ, उस समय दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने, दिल्ली के तुर्क अमीरों ने बदायूं के इख्तियार इल्तुतमिश को सुल्तान के पद का नेतृत्व ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया था। ठीक, क्योंकि उसका प्रमुख कारण यह था, जो दिल्ली के तुर्क अमीर थे, उन तुर्क अमीरों ने आराम शाह को वंशानुगत रूप से उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। ठीक, इल्तुतमिश के संदर्भ देखते हैं तो इल्तुतमिश शमसी वंश का इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश शमसी वंश का इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश का अर्थ होता है राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश की कुछ उपाधियां भी हैं, जैसे सुल्तान ए आजम। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा जाता है, अर्थात दिल्ली के किस सुल्तान ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी? कौन था? इल्तुतमिश। इसी तरह सुल्तान ए सईद, इल्तुतमिश की एक अन्य उपाधि क्या है? सुल्तान ए सईद। सुल्तान ए सईद का अर्थ होता है भाग्यशाली सुल्तान। क्या अर्थ होता है? भाग्यशाली सुल्तान। यह जो सुल्तान ए सईद की उपाधि है, इस उपाधि को, यह उपाधि इल्तुतमिश को मिन्हाजुस्सिराज ने दी। इसी तरह इसे कुछ अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है, जैसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक। इसी तरह नासिर अमीर उल मोमिनीन। नासिर अमीर उल मोमिनीन यह एक महत्वपूर्ण उपाधि है। यह जो उपाधि थी, यह उपाधि इल्तुतमिश को खलीफा से, बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। इसका अर्थ होता है खलीफा का सहायक। क्या अर्थ होता है? खलीफा का सहायक। ठीक, तो मैंने बताया कि जब दिल्ली के तुर्क अमीरों ने आराम शाह को वंशानुगत रूप से उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, ऐसे में बदायूं के इख्तियार इल्तुतमिश को सुल्तान के पद का नेतृत्व ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने उस समय आराम शाह के विरुद्ध अभियान किया और युद्ध के मैदान में आराम शाह को पराजित करके स्वतंत्र शासक बना। कौन बना स्वतंत्र शासक? इल्तुतमिश। अब यहां एक बार सवाल पूछा गया था कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां की इख्तियार के पद पर नियुक्त था? तो कहां का इख्तियार था? बदायूं का इख्तियार था। यद्यपि सुल्तान बदायूं के इख्तियार बनने से पूर्व वह ग्वालियर व बरन का भी इख्तियार रह चुका था। यानी कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व ग्वालियर, बरन, बदायूं का क्रमशः इख्तियार रह चुका था। ठीक, यानी इख्तियार के पद पर कार्य कर चुका था। ठीक, जब इल्तुतमिश युद्ध के मैदान में आराम शाह को पराजित करके अधिकार किया और युद्ध के मैदान में आराम शाह को पराजित करके सुल्तान बना, तो उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। पहले राजधानी कहां थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश ने राजधानी कहां बनाई? दिल्ली। लाहौर राजधानी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाते हुए जब अपना राज्याभिषेक किया, तो ऐसे में हम देखते हैं इल्तुतमिश तो सुल्तान के पद पर विराजमान हो गया, किंतु इल्तुतमिश द्वारा धारित सुल्तान का पद अभी भी निर्विवाद नहीं था। ऐसे में हम देखते हैं जब इल्तुतमिश सुल्तान के पद पर आरूढ़ हुआ, उस समय उसके सामने अनेक चुनौतियां भी उपस्थित थी। जैसे उसकी प्रमुख चुनौतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, वह कौन सी समस्या थी? ताजुद्दीन यल्दौज की समस्या। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था, और इस संदर्भ हम देखते हैं कि उसने मोहम्मद गोरी के वरिष्ठतम दास अधिकारी तथा गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया था। तो ताजुद्दीन यल्दौज तो अभी समाप्त हुआ नहीं है। तो जब इल्तुतमिश सुल्तान के पद पर विराजमान हुआ, सुल्तान के पद पर आरूढ़ हुआ, तो ताजुद्दीन यल्दौज की चुनौती भी इल्तुतमिश के समक्ष थी कि नहीं थी? निश्चित रूप से थी। और फिर हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जब दिल्ली को राजधानी बना करके अपना राज्याभिषेक कराया, उस दौरान गजनी के शासक तथा मोहम्मद गोरी के वरिष्ठतम दास अधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज ने इल्तुतमिश को मानाभिषेक पत्र भेज करके दिल्ली की गद्दी पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक, कालांतर में हम देखते हैं कि ख्वारिज्म का शासक, उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन मकबरनी। ख्वारिज्म जो शासक था अलाउद्दीन मकबरनी,
तो ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मकबरनी से जब ताजुद्दीन यल्दौज पराजित हुआ तो यह गजनी से भाग करके कहां चला आया? पंजाब। गजनी से भाग कर कहां चला? पंजाब। और मोहम्मद गोरी का वरिष्ठतम दास अधिकारी होने के नाते दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा प्रस्तुत किया। किंतु इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज के दावा को मानने से इनकार कर दिया। जो दावा ताजुद्दीन यल्दौज दिल्ली की गद्दी पर अपना प्रस्तुत कर रहा था, उस दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। साथ ही इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में इल्तुतमिश तथा ताजुद्दीन यल्दौज के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और इस युद्ध में ताजुद्दीन यल्दौज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में इल्तुतमिश के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। इस तरह हम देखते हैं इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज की चुनौती को समाप्त करने में सफल रहा। ठीक, तो मैंने पहले भी चर्चा किया था तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। किंतु तराइन के मैदान में जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश व ताजुद्दीन यल्दौज के बीच में हुआ था। इसमें इल्तुतमिश जहां एक तरफ विजयी रहा, वहीं ताजुद्दीन यल्दौज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में इसकी इल्तुतमिश के द्वारा हत्या करा दी गई। इधर हम देखते हैं कि ताजुद्दीन यल्दौज की समस्या समाप्त होने के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण समस्या कौन है? नासरुद्दीन कुबाचा की समस्या। नासरुद्दीन कुबाचा कौन है? यह भी मोहम्मद गोरी का दास अधिकारी है। मोहम्मद गोरी का दास अधिकारी होने के साथ साथ सिंध व मुल्तान का प्रभारी, यानी कि सिंध व मुल्तान के सूबेदार के पद पर भी यह कार्यरत है। तो यह भी इल्तुतमिश के समक्ष चुनौती खड़ी कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं जिस समय ताजुद्दीन यल्दौज तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित हुआ, उस दौरान कुबाचा ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। कहां पर अधिकार कर लिया? लाहौर पर। जब नासरुद्दीन कुबाचा ने लाहौर पर अधिकार किया तो इल्तुतमिश ने लाहौर का अभियान किया और नासरुद्दीन कुबाचा को पराजित करके लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक, यहां पर हम देखते हैं कि नासरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश से लाहौर में पराजित होने के पश्चात पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ भाग गया और इल्तुतमिश ने इस समय नासरुद्दीन कुबाचा का पीछा नहीं किया। पीछा न किए जाने के पीछे कारण यह था कि एक तरफ जहां मध्य एशिया में चंगेज खां का आतंक था, एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति विद्यमान थी, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा को लेकर के भी चुनौती विद्यमान थी। ऐसे में इन चुनौतियों को देखते हुए इल्तुतमिश ने नासरुद्दीन कुबाचा का पीछा नहीं किया। किंतु 1226-27 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सिंध व मुल्तान का अभियान किया। न केवल सिंध व मुल्तान का अभियान किया, बल्कि नासरुद्दीन कुबाचा को पराजित करके सिंध व मुल्तान पर अधिकार कर लिया। जब सिंध व मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हुआ और नासरुद्दीन कुबाचा पराजित हुआ, ऐसे में कुबाचा भाग करके कहां चला गया? भक्खर के किले में। भक्खर का किला कहां है? सिंध नदी के तट पर। किंतु इल्तुतमिश की सेना ने भक्खर के किले को चारों तरफ से घेर लिया और अंततः अपना प्राण बचाने के लिए कुबाचा भक्खर के किले से सिंध नदी में कूद गया और सिंध नदी में डूबने से ही उसकी मृत्यु हो गई। यहां हम देखते हैं कि कुबाचा का दमन करने में, कुबाचा का अंत करने में एक सूफी संत थे जिनका नाम था बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसी बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा के दमन में इल्तुतमिश को सहयोग प्रदान किया था। यह सवाल अभी पूछा नहीं गया है, कभी पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश की समस्याओं के समाधान में, यानी कि सिंध व मुल्तान के प्रभारी कुबाचा की समस्या के समाधान में इल्तुतमिश का सहयोग किस सूफी संत ने किया था? तो किसने किया था? बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, अगली समस्या क्या थी? मंगोल समस्या। अगली समस्या कौन सी थी? इल्तुतमिश का समझ मंगोल समस्या। हम देखते हैं कि 1220-21 ईस्वी में जो मंगोल नेता चंगेज खां था, मंगोल आक्रांता चंगेज खां था, वह ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारतीय सीमा तक आ पहुंचे। जब चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारतीय सीमा तक पहुंचा, उस दौरान ख्वारिज्म के
राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी ने अपना दूत भेज करके इल्तुतमिश से सैन्य सहायता मांगी। जिस समय जलालुद्दीन मकबरनी का दूत राजधानी दिल्ली इल्तुतमिश से सैन्य सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंचा, उस दौरान इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी के दूत की हत्या करा दी। साथ ही जलालुद्दीन मकबरनी के पास यह संदेश भेजा कि दिल्ली की जलवायु आपके अनुकूल नहीं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता न करके इल्तुतमिश ने चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित रखा। ठीक इसी तरह कुछ अन्य समस्याएं भी, जरा उनके बारे में भी देखते हैं।
इल्तुतमिश की अन्य समस्याओं के संदर्भ में देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? बंगाल समस्या। मैंने कल अभी चर्चा किया था, कल वाले लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर मैंने चर्चा किया था कि मोहम्मद गोरी ने जब गजनी को केंद्र मान करके भारत को विभिन्न क्षेत्रों को जीतने का अभियान शुरू किया, उस दौरान हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के द्वारा न सिर्फ भारत के विभिन्न क्षेत्र विजित किए गए, बल्कि मोहम्मद गोरी के गजनी चले जाने के पश्चात भी उसके अधिकारियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने का क्रम जारी रखा। इसी संदर्भ हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के गजनी चले जाने के पश्चात 1204 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की एक साधारण से सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल का अभियान किया था। उस समय बंगाल का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। और लक्ष्मण सेन को पराजित करके बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी नदिया पर अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त बंगाल की नई राजधानी क्या बनाया था बख्तियार खिलजी ने? लखनऊ को बनाया था। तो हम कहने का आशय यह है कि बंगाल जो क्षेत्र था वह तुर्क सत्ता के अधीन पहले से ही शामिल था। लेकिन इल्तुतमिश जिस समय सिंहासन रूढ़ हुआ, उस समय हम देखते हैं कि बंगाल का जो सूबेदार था अली मर्दन खां, जिस समय दिल्ली का सुल्तान बना इल्तुतमिश, उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? अली मर्दन खां। तो इल्तुतमिश के राजारोहण के समय बंगाल के सूबेदार अली मर्दन खां ने स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया था। स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे में चूंकि बंगाल पहले से तुर्क सत्ता के अधीन था, तुर्की साम्राज्य के अधीन था, और जब अली मर्दन खां ने स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि दिल्ली का अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल करने के लिए एक समस्या खड़ी हुई। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि अली मर्दन खां जो बंगाल के सूबेदार के पद पर विद्यमान था, जिसने स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया था बंगाल क्षेत्र में, वह एक अत्याचारी शासक था। इसकी अत्याचार से पीड़ित होकर के अली मर्दन खां के अधिकारियों ने ही अली मर्दन खां की हत्या कर दी थी। अली मर्दन खां की हत्या के पश्चात हसनुद्दीन एवाज खिलजी बंगाल में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुआ था। इसी हसनुद्दीन एवाज खिलजी ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी और इसने भी स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल क्षेत्र को सल्तनत में मिलाने के उद्देश्य से 1226-27 ईस्वी में अपने सबसे बड़े पुत्र अथवा ज्येष्ठ पुत्र नासरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में बंगाल का अभियान भेजा। किसने भेजा? इल्तुतमिश ने। तो नासरुद्दीन के नेतृत्व वाली शाही सेना 1226-27 ईस्वी में जब बंगाल पहुंची, तो नासरुद्दीन महमूद के नेतृत्व वाली सेना ने न सिर्फ यहां के शासक गयासुद्दीन अर्थात हसनुद्दीन एवाज खिलजी को पराजित करके न सिर्फ मार डाला, बल्कि बंगाल की राजधानी लखनऊ पर अधिकार भी कर लिया था। तो हम देखते हैं कि जो बंगाल इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय दिल्ली से स्वतंत्र हुआ था, वह बंगाल 1226-27 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन महमूद के द्वारा पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इसी नासरुद्दीन महमूद को ही बंगाल के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। किंतु 1229 ईस्वी में, कब? 1229 ईस्वी में एक घटना में इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र तथा बंगाल के सूबेदार के पद पर कार्यरत नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? नासरुद्दीन महमूद की। जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, ऐसे में बंगाल में पुनः विद्रोह भड़क उठा। जब बंगाल में पुनः विद्रोह भड़का तो 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं बंगाल का अभियान किया और बंगाल के विद्रोह का दमन करके बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। इसी तरह अगली जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो राजपूत समस्या थी। अगली महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? राजपूत समस्या। मैंने इसके अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बना और लाहौर को राजधानी बना करके शासन करना प्रारंभ किया, उस दौरान उसने विजित भारतीय प्रदेशों पर कानूनी व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित होती रहे, इसके लिए प्रबंधन का कार्य ही करता रहा। कहने का आशय है कि उसने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान नहीं दिया तो राजधानी लाहौर से जो सुदूरवर्ती क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे, यानी वह आधिपत्य से मुक्त होने लगे। तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उस समय हम देखते हैं कि अनेक राजपूत रियासतें
जो अभी इसके पहले मोहम्मद गोरी के समय दिल्ली सल्तनत में शामिल थी, वह राजपूत रियासतें अनेक रियासतें स्वतंत्र हो गई थी। ऐसे में इन रियासतों को पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों के विरुद्ध अभियान भी प्रारंभ किया। इस क्रम में हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम 1226 ईस्वी में रणथंभौर को विजित किया। किस क्षेत्र की विजय की थी? रणथंभौर क्षेत्र की विजय की थी। रणथंभौर को विजित करने के उपरांत मंडौर, सांभर, जाला और बयाना आदि क्षेत्रों को विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला। इसी तरह 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नागौर व जोधपुर को विजित करके दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर का अभियान किया। कहां का अभियान किया था? ग्वालियर का अभियान किया था। और ग्वालियर का शासक इस समय कौन था? मंगलदेव। ग्वालियर शासक कौन था? मंगलदेव था। ग्वालियर के शासक मंगलदेव को पराजित करके इल्तुतमिश ने न केवल ग्वालियर पर अधिकार किया, बल्कि ग्वालियर विजय की याद में अपनी पुत्री रजिया का नाम अपनी चांदी की मुद्रा टंका पर उत्कीर्ण भी कराया था। किस मुद्रा पर उत्कीर्ण कराया था? चांदी की टंका। जो इल्तुतमिश ने मुद्रा चलाई थी, टंका मुद्रा जो अपने राज्य में चलाई थी, उसी टंका मुद्रा पर अपनी पुत्री का नाम उत्कीर्ण करा था। किस विजय की स्मृति में? ग्वालियर विजय की स्मृति में। यहां मैंने शासक का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि अभी एक बार सवाल पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय की स्मृति में अपनी पुत्री का नाम अपनी मुद्राओं पर उत्कीर्ण करा था। तो वह कौन सी विजय थी? ग्वालियर विजय थी। तो हो सकता है इन फ्यूचर यह भी सवाल पूछ ले, उसमें ग्वालियर का शासक कौन था? तो ग्वालियर शासक कौन था? मंगलदेव था। जहां तक रही बात कि रजिया का नाम उत्कीर्ण कराने का प्रश्न है, तो हम इस संदर्भ में हम देखते हैं कि जिस समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर का अभियान किया था, उस समय दिल्ली क्षेत्र का जो शासन प्रबंध था, उसकी देखरेख करने हेतु अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था। और इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के समय राजधानी दिल्ली का कुशलतापूर्वक शासन का संचालन करने का कार्य किसने किया था? रजिया ने। इसी शासन की कुशलता को देखते हुए इल्तुतमिश ने अपने रजिया का नाम न सिर्फ अपनी मुद्रा पर उत्कीर्ण कराया, बल्कि उत्तराधिकार के रूप में अपनी पुत्री का चुनाव भी किया था। मैंने अभी आगे फिर बताऊंगा डिटेल में। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? अपनी पुत्री रजिया को। उसका प्रमुख कारण यह था कि इल्तुतमिश का जो ज्येष्ठ पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जो योग्य था, उसकी मृत्यु 1229 ईस्वी में हो गई थी। और इल्तुतमिश के जो अन्य पुत्र थे वह अयोग्य थे। और जिस समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर का अभियान किया, उस समय कुशलतापूर्वक राजधानी के शासन का संचालन भी रजिया ने किया था। ऐसे में इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकार के रूप में अपनी पुत्री रजिया का चुनाव किया था। ठीक इसी तरह इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में मालवा का अभियान किया। इस अभियान के दौरान मालवा क्षेत्र को विजित करके न केवल दिल्ली सल्तनत में शामिल किया, बल्कि उज्जैन व भिलसा नगर की लूटपाट भी की थी। इसी तरह 1226-27 ईस्वी में ही इसी नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हुई? 1229 ईस्वी में। और मैं कब की बात कर रहा हूं? 1226-27 ईस्वी की। 1226-27 ईस्वी में इसी नासिरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में इल्तुतमिश ने बदायूं, कटेहर, वाराणसी आदि क्षेत्रों का भी अभियान भेजा था। और नासिरुद्दीन महमूद के नेतृत्व वाली सेना ने बदायूं, कटेहर, वाराणसी के जमींदारों को पराजित करके इन्हें सल्तनत के अधीन किया था। किसने किया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, शासक कौन? इल्तुतमिश। लेकिन अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? नासिरुद्दीन महमूद के नेतृत्व। अगर सवाल यह पूछे कि बदायूं, कटेहर, वाराणसी के जमींदारों को पराजित करके सल्तनत के अधीन किस सेनापति ने किया था या इल्तुतमिश के किस उत्तराधिकारी ने किया था, तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। इसी तरह एक अन्य समस्या जो थी इल्तुतमिश की, वह थी खोखर जनजात की समस्या। किसकी समस्या थी? खोखर जनजात की समस्या थी। खोखर जनजात पश्चिमोत्तर सीमा पर रहती थी और इस जनजात के कारण ही पश्चिमोत्तर जो सीमा थी वह असुरक्षित थी। सल्तनत की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वह असुरक्षित थी। ऐसे में 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं पश्चिमोत्तर सीमा का अभियान किया और इस दौरान खोखर जनजात का कठोरतापूर्वक दमन करके खोखरों के प्रसिद्ध नगर बमियान पर अधिकार भी कर लिया। खोखरों के प्रसिद्ध नगर बमियान पर अधिकार कर लिया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ठीक,
अब इल्तुतमिश से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहां हम आपको बता दें कि मैंने पाठ्यक्रम की जब चर्चा की थी उसी दौरान मैंने यह बताया था कि जो आपका पाठ्यक्रम है, चाहे लोक सेवा आयोग परीक्षा हो अथवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, वो पाठ्यक्रम क्या कहता है? भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय इतिहास की जब भी बात आती है तो भारतीय इतिहास को देखते हैं 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। वह कालखंड कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। आपका पाठ्यक्रम कहता है कि जो ये प्राचीन भारत के इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्षों के बारे में जानकारी अपेक्षित है। ठीक, साथ ही आपका सिलेबस क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सिलेबस आपका कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति क्या रही, उस आंदोलन की विशेषता क्या रही, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, फिर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो अन्य संदर्भ हैं उनके बारे में विशेष जानकारी प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित है। तो जब सिलेबस में मैंने कहा कि आपका पाठ्यक्रम भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है वह कहता है कि भारतीय इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्षों के बारे में जानकारी, तो जब भी हम चाहे दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ें, चाहे मुगल कालीन इतिहास पढ़ें, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें, तो सबसे पहले हम राजनीतिक इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं। अब राजनीतिक इतिहास जब खत्म हो जाएगा, राजनीतिक इतिहास पर हम चर्चा कर लेंगे, तो राजनीतिक इतिहास पे चर्चा करने के बाद हम आर्थिक इतिहास पे चर्चा करेंगे, तत्पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पे चर्चा करेंगे। तो जैसे इसमें कुछ चीजें जैसे मैं छोड़ रहा हूं अभी, जैसे स्थापत्य कला हो गई, मुद्रा व्यवस्था हो गई, ये सब जो टॉपिक है, जब पूरा दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान हैं इनके राजनीतिक इतिहास और इनके सुल्तान रहते हुए कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी उनके बारे में पहले जब हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जब प्रशासनिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताएंगे उसमें वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सारे सवालों को मैं समाहित करने का प्रयास करूंगा। आप इसके लिए निश्चित रहें। ठीक।